Hello everyone, welcome back to our channel. Today we're gonna discuss about collective bargaining. आज हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है। नाम से ही लग रहा है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में नेगोशिएशन की बात हो रही है। यहाँ पे अब नेगोशिएट कर रहे हैं और कौन नेगोशिएट कर रहा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नेगोशिएट करेंगे। और किस चीज़ को लेकर नेगोशिएट करेंगे? वो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, वर्किंग कंडीशन हो सकते हैं, फैसिलिटीज़ हो सकते हैं, बोनस हो सकते हैं, इंसेंटिव हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में नेगोशिएशन होगा और कलेक्टिवली होगा, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल नेगोशिएट करेंगे साथ में बैठ के। तो आई होप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा इसको अब डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है। Collective bargaining is the process of negotiating the term of employment between an employer and a group of worker. तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्कर होता है या फिर वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव होगा या फिर ट्रेड यूनियन हो गया या फिर ट्रेड यूनियन का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो गया। वो बैठ के एम्प्लॉयर से, मैनेजमेंट से नेगोशिएट करता है। किस बारे में नेगोशिएट करेगा? वो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में करेगा और इसी सारी चीज़ों के बारे में वो बात करेगा। द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर लाइकली टू इंक्लूड टर्म विच सच एज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशन एंड अदर वर्क प्लेस रूल एज वेल एज बेसिक पे, ओवर टाइम, वर्क आवर, शिफ्ट लेंथ, वर्किंग कंडीशन, सिक लीव, वेकेशन टाइम, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड हेल्थ केयर बेनिफिट्स। तो जितने भी उसे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके वर्क के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में वो नेगोशिएट करेगा। यहाँ पे एक लिस्ट भी दी गई है, बेसिक पे हो गया, ओवर टाइम हो गया, वर्क कितना लंबा होगा, उसकी शिफ्ट की टाइमिंग क्या होगी, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे रिटायरमेंट के, क्या उसको हॉलीडेज मिल रहे हैं, कौन से पेड हॉलीडेज हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो नेगोशिएट कर रहा है। तो ये आपका हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक बेसिक सा डेफिनेशन और उसमें समझे हमने क्या क्या होता है। अब देखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर टू देयर वॉइस देयर प्रॉब्लम ऑन द इशू रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है? पहले क्या होता था? पहले जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते थे, जो स्टैंडिंग ऑर्डर बन जाते थे, उसी के बेसिस पे काम होता था, उसी के बेसिस पे पॉलिसी फ्रेम होके वर्कर को वही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। बट कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या हो रहा है कि अब वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को रख रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को रख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक इंडस्ट्री में या फिर हर एक एरिया में जो वर्कर हैं उनकी प्रॉब्लम्स एक जैसी हो। किसी को शायद कन्वीनियंस अलाउंस नहीं चाहिए होगा बट उसे डीए चाहिए होगा क्योंकि वो बहुत महंगा सिटी है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि उसका अलग अलग होता है हर एरिया के वर्कर का, जो नेचर ऑफ डिमांड होती है, जो उसको ज़रूरत होती है वो अलग होती है। तो इसीलिए ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें इक्वालिटी आई कि हाँ अच्छा, अगर आप मतलब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो चीज़ों को, पर्सनलाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्कर के नीड के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को कस्टमाइज करना। अब देख लेते हैं टू फैसिलिटेट रीचिंग अ सोल्यूशन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू द ऑल पार्टीज़। ये एक सोल्यूशन पे रीच करने में, कोई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यूज़ हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो उसको भी आप यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हो। रिजॉल्व ऑल द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट इन अ म्यूचुअली अग्रीबल मैनर। तो आप म्यूचुअली एक अग्रीमेंट लाकर जो भी डिस्प्यूट्स आए थे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि कोई डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट बड़ा ना हो, छोटे छोटे बेसिस पे ही बात हो जाए, छोटे छोटे लेवल पे ही बात हो जाए। वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनना चाहिए, वो डिस्प्यूट नहीं बनना चाहिए, वो ग्रीवियंसेस में ही हैंडल हो जाना चाहिए। टू डेवलप कंडक्टिव एटमॉस्फेयर टू फोस्टर गुड ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन मेंटेन की बात की जा रही है कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए भी कलेक्टिव बार्गेनिंग ज़रूरी हो जाती है। स्टेबल एंड द पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन, सिंपल सी बात है, जब कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज नहीं होंगे तो पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा वर्कर को भी और मैनेजमेंट को भी। और ये सब चीज़ें हो रही तो सिंपल सी बात है, लॉकआउट, स्ट्राइक, ले ऑफ, ये सारी चीज़ों की जगह वहाँ पे नहीं होंगी क्योंकि चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही हैं। तो ये आपका बेसिक सा एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं या फिर नेचर की बात करते हैं तो वो देख लेते हैं। ये ग्रुप प्रोसेस होता है।
सिंपल सी बात है, आप अकेले नहीं ना किसी एक वर्कर से आप बैठा के सारी बातें करोगे, आप रिप्रेजेंटेटिव को बैठाओगे या फिर ग्रुप ऑफ वर्कर्स को बैठाओगे। तो इसलिए इसे ग्रुप प्रोसेस कहते हैं। नेगोशिएशन इन्वॉल्व हो ही रहा है इसमें, क्योंकि हम बार्गेन करने की बात कर रहे हैं। फॉर्मलाइज प्रोसेस होता है, एक फॉर्मल तरीके से आप बैठ के एक अग्रीमेंट लाते हो, उस अग्रीमेंट पे आप अग्री करते हो, तो ये आपका हो जाता है फॉर्मल प्रोसेस। ये कोई आपका इनफॉर्मल नहीं है कि हाँ चलो ठीक है तुम्हें 2 घंटे काम करना है, जो 2 घंटे काम करो तुम्हें 4 घंटे के हम पैसे देंगे, नहीं। या फॉर्मली बैठ के आप बात करोगे कि नहीं हमें इस टाइम पे 2 घंटे काम करने हैं, आप इसका पेमेंट मुझे ऐसे कर दीजिएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होते हैं क्योंकि दोनों जो पार्टीज होती हैं उनको कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट होता है, कुछ बेसिक नीड्स होते हैं जिसको वो फुलफिल करने के लिए बार्गेन करने आती हैं। इम्प्रूव द रिलेशन, ऑब्वियसली यहाँ पे रिलेशन इम्प्रूव होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, म्यूचुअल अग्रीमेंट्स आएंगे तो रिलेशन इम्प्रूव होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब ऐसा नहीं है ना कि आपने एक बार बार्गेन करके छोड़ दिया, नहीं, आपको टाइम टू टाइम बार्गेन करना पड़ता है, बार बार आपको नेगोशिएट करना होगा कि एक ड्यूरिंग टाइम के बाद आपका जो कंडीशन थे वो तो चेंज हो गए ना, और जो नए इश्यूज आए उनको भी रिजॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक प्रोसेस होता है उसको देख लेते हैं। प्रिपरेशन, यहाँ प्रिपरेशन किसकी की जा रही है कि क्या नेगोशिएट करना है। आप डिस्कस करोगे अपने ग्रुप में, वहाँ पे सारे पॉइंट्स रखोगे कि ये चीज़ें करनी। तो आप प्रिपरेशन एक बेसिक लेवल पे स्टार्ट करते हो, इंडिविजुअल लेवल पे हर एक बंदा अपने अंदर स्टार्ट करता है कि हाँ इस बार हमें इसकी ज़रूरत है, ये वाला पॉइंट होना चाहिए, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे वहाँ जाकर। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे प्रिपरेशन की बात की जा रही है। फिर डिस्कशन होता है। अब जब इंडिविजुअल लेवल पे सबके पास अपने अपने आइडियाज़ आ गए कि हाँ इस बार इसके बारे में बात होगी, इस बार इसके बारे में, तो साथ में बैठ के पूरा जो वर्कर है, ग्रुप ऑफ वर्कर, या फिर आप मैनेजमेंट का ही कर लो, ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट जो है वो साथ में बैठ के डिस्कस करेगा कि हाँ मेरे दिमाग में यह आइडिया आया था, हम लोग इसके बारे में नेगोशिएट करेंगे, इसको इस तरीके से हम रखेंगे तो हमारी बातें सुनी जाएंगी। तो प्रिपरेशन हो गया, डिस्कशन हो गया। अब हम आमने सामने बैठ गए, दोनों पार्टी आमने सामने बैठे हैं और अब अपनी जो भी उन्होंने पॉइंट्स लाए हैं, जो वैलिड पॉइंट्स वो लेकर आए हैं, जो सोचा था उन्होंने, उसको प्रपोज करेंगे, उसको बताएंगे देखो ये चीज़ें हैं, इस पे हम बात करेंगे और ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो वहाँ पे प्रपोज किया, दोनों ने पार्टीज़ ने अपने अपने पॉइंट्स को रखा है। अब वहाँ उसके बाद क्या होगी, बार्गेनिंग की बातें स्टार्ट होगी। आप एक मिडिल ग्राउंड ढूंढोगे, मिड ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करोगे, या फिर विन विन सिचुएशन होगी। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ ना कुछ किसी एक बात पे सेटल होगे जिस पे दोनों लोग अग्री करेंगे, तो वो बार्गेन हो गया। फिर एक मिड ग्राउंड ढूंढ के वहाँ पे आप सेटल हो जाओगे और एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक सा एक प्रोसेस था कलेक्टिव बार्गेनिंग का, कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस होगी। तो प्रोसेस आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, नेचर क्या होते हैं उसके, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो देख लीजिए। The term collective bargaining was coined by the British socialist reformer Frederick Webb in 1891. तो ये जो टर्म क्या कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये किसने लाया था, वेब ने लाया था, फ्रेडरिक वेब ने लाया था 1891 में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बने हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के ये जो वर्ड है वो किसने दिया हुआ है। इन्होंने डिस्क्राइब किया था ये प्रोसेस को, विच वर्कर ऑर्गेनाइज इनटू यूनियन विच नेगोशिएट पे एंड कंडीशन विद द एम्प्लॉयर ऑन वर्कर्स बिहाफ। तो उन्होंने कहा था कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है वो एक ऐसा तरीका होता है जिसमें सारे वर्कर ऑर्गेनाइज होते हैं यूनियन में और टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयर से। तो ये आपका हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग का कि किसने लाया था। जो आपकी ये लोग ब्रिटेन से हैं, इंग्लैंड से हैं, तो यहाँ से आप याद कर लो कि जो ग्रेट ब्रिटेन है वो लैंड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग है, होम ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग है। वहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग स्टार्ट हुई और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कलेक्टिव बार्गेनिंग को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। आर्थर पी बटलर
हैज़ व्यूज कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से सोशलिस्ट ने या फिर किस बंदे ने कहा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ सोशल चेंज होगा। तो यहाँ पे भी आप नाम याद कर लीजिए कि बटलर ने कहा था कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो एक प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज है। Dunlop has considered collective bargaining also as a system which establish, devise and administrate many of the rules which govern the workplace of a work। तो जो जॉन डनलप थे उनका तो नाम हमेशा ही कनेक्ट किया जाता है सिस्टम अप्रोच से। वो ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को एज अ सिस्टम मानते थे, वैसे ही उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग को ही एज अ सिस्टम माना है और कहा है कि यहाँ पे क्या होता है, डिवाइस इस्टेब्लिश की जाती है, एक अग्रीमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है जिससे कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बन रहे हैं उस सिस्टम में उसको गवर्न करने में हेल्प मिले और म्यूचुअली अग्री हो। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देख लेते हैं टाइप्स, किस किस टाइप के कलेक्टिव बार्गेनिंग होते हैं। तो पहला टाइप होता है डिस्प्यूटिव और कॉन्जुगेटिव कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, डिस्प्यूट, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी होगी चीज़ें वहाँ पे किसी एक बंदे का गेन होगा, किसी एक बंदे का लॉस होगा, मतलब वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे चीज़ों को। इसको रीड कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज डिफाइंड एज अ नेगोशिएशन प्रोसेस बाय विच वन पार्टी बेनिफिट एट अदर एक्सपेंसेस। तो एक पार्टी का बेनिफिट होगा और किसकी एक्सपेंस पे, अदर की एक्सपेंस पे। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, नेगोशिएशन हो रहा है, ठीक है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो कह रहा है कि आपको हम हाई पे नहीं देंगे, बट ट्रेड यूनियन कन्विंस करने की कोशिश कर रही है मुझे हायर पे चाहिए, हायर बोनस चाहिए, इंसेंटिव्स चाहिए। तो वहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर है उसका इतना ज़्यादा एबिलिटी टू पे नहीं है, तो वहाँ पे आपका लॉस किसका होगा, वहाँ पे लॉस होगा आपके एम्प्लॉयर का और प्रॉफिट में कौन होगा, आपका एम्प्लॉय, वर्कर। तो उस कंडीशन में वर्कर का आपका गेन हो रहा है और वहाँ पे उसका लॉस हो रहा है क्योंकि उसकी एबिलिटी टू इतनी पे नहीं है, बट उसको इस बिजनेस में रहना है, आपको काम करवाना है अपने वर्कर से, इसलिए वो हायर पे दे रहा है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल, माई गेन इज योर लॉस। जो सामने वाले का गेन होगा वो उस दूसरे वाले के लॉस पे ही होगा, एंड योर गेन इज माई लॉस। वन पार्टी विन ओवर दी अदर, एक ही पार्टी इसमें बस जीतती है, एक ही पार्टी इसमें सेटिस्फाई होती है और उसका गेन होता है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। इंटीग्रेटिव में क्या होता है, इंटीग्रेटिव को कॉर्पोरेटिव भी बोलते हैं। यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है, यहाँ दोनों पार्टी विन कर जाती है। एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ लेते हैं, एक मिड ग्राउंड ढूंढने के बाद उसी मिड ग्राउंड पे काम करते हैं जहाँ पे दोनों पार्टी म्यूचुअली अग्री होकर एक अग्रीमेंट को लाती हैं। इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज वेयर बाय बोथ पार्टीज एम टू बेनिफिट इन व्हाट इज सीन एज अ विन विन बार्गेन। ये विन विन बार्गेन होता है। बोथ पार्टी में ब्रिंग टुगेदर अ लिस्ट ऑफ डिमांड बाय विच एन अग्रीमेंट इज रीच दैट बेनिफिट बोथ पार्टीज। वो एक ऐसे अग्रीमेंट पे रीच करते हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज के फायदे हों, दोनों पार्टी का गेन हो। तो ये कॉर्पोरेटिव हो गया। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग क्या होती है, प्रोडक्टिविटी के बेस पे अगर बार्गेन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में आ जाती है। एग्जाम्पल है, एम्प्लॉयर कह रहा है कि आप जब इतनी प्रोडक्टिविटी करोगे, आप अभी 100 यूनिट कर रहे हो, अगर आप 150 यूनिट करते हो तो आपको इतना मिलेगा, मतलब कि आपको इतना एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग होगी। या फिर आपका वर्कर कह रहा है कि हम अभी इतना ही कर पाएंगे, अगर आप इतना दोगे तो हम ट्राई करेंगे कि हम अभी जो 100 कर रहे हैं 120 करने स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को बेस बनाकर आप बार्गेन कर रहे हो सामने वाले से हायर पे के लिए या फिर इंसेंटिव्स के लिए। तो ये प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग आती है। देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग इन्वॉल्व्स बोथ पार्टी नेगोशिएटिंग अराउंड प्रोडक्टिविटी एंड द पे। प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे आप पे के लिए डिस्कस करोगे। So union may suggest that a higher salary would boost productivity or management pay extra incentive for extra production. ये दोनों साइड से हो सकता है। अब आते हैं कंपोजिट बार्गेन। इसमें क्या होता है,
यहाँ पे आप बेसिक सैलरी या फिर पे को लेकर नहीं बात करते हो, यहाँ पे आप वेलफेयर की बात करते हो, यहाँ पे आप उनके सोशल सिक्योरिटी की बात करते हो, वर्किंग कंडीशन की बात करते हो। तो यहाँ पे जब पे से बात साइड में होकर जब बात होती है कि आप पे की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्किंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ये कंपोजिट बार्गेनिंग में आती है। देख लेते हैं। कंपोजिट बार्गेनिंग refers to a negotiation that focus on a number of elements that are not related to pay. They are generally related to employee welfare and job security. तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप नेगोशिएट करोगे। दैट्स ऑल। ये आपके 4 टाइप के बार्गेनिंग काइंड ऑफ बार्गेनिंग थे।